सेल वॉल। और सेल वॉल जब भी पाया जाता है तो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो इट इज द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री। सेल वॉल नॉन लिविंग है, जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है। तो इट इज द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री which is characteristically found in plant cells only. ये आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री है जो सिर्फ पाया जाता है प्लांट सेल्स में। और सेल वॉल जिन कंपोनेंट्स का बना हुआ है, जैसे सेल वॉल में सेलुलोज होता है, पेक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं, हेमीसेलुलोजेस होते हैं, लिग्निन होता है। तो सेल वॉल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे कंपोनेंट सिंथेसाइज किए जाते हैं उस सेल के प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वही अपने चारों तरफ सेल वॉल सिक्रीट करता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल आर प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन्ड बाय प्रोटोप्लास्ट। और सेल वॉल परमिएबल होता है, उससे दोनों तरह सॉल्वेंट भी पास कर जाता है और सोल्यूट भी पास कर जाता है। जबकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, लेकिन ये फ्रीली परमिएबल है। तो इट इज परमिएबल टू बोथ वाटर मतलब सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। इट इज एब्सेंट इन गैमेट्स एंड जूस्पोर्स। गैमेट्स में सेल वॉल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द गैमेट्स में, किसी किसी में होता भी है। और जूस्पोर यदि याद होगा तो जूस्पोर मोटाइल फ्लैजिलेटेड माइटोस्पोर होता है, जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो गैमेट्स में और जूस्पोर्स में सेल वॉल नहीं होता है। It appears first after the act of fertilization. When egg is fertilized to form zygote, it secretes a cell wall to get converted into oospore. सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन में एग को फर्टिलाइज कर देता है मेल गैमेट, तो जाइगोट बनता है। अब वही जाइगोट अपने चारों तरफ सेल वॉल सिक्रीट कर लेता है और बदल जाता है oospore में या जाइगोस्पोर में। ठीक है। हेलो। यस सर। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल सबसे बाहर में है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और रिजिडिटी, टू प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल वॉल सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स सबसे बाहर में है, ये वाटर और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है। टू हेल्प इन सेल टू सेल इंटरैक्शन, कई सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरैक्ट करता है, उस इंटरैक्शन में सेल वॉल मदद करता है। टू प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स, वैसे मॉलिक्यूल्स जो अनडिजायरेबल हैं, जिनकी जरूरत सेल को नहीं है, उनको रोक देता है, सेल वॉल पास करने नहीं देता है। सिक्रीशन भी होता है सेल वॉल से, कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि सेल वॉल में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। टू प्रोवाइड डिजीज रेजिस्टेंस बाय इनहिबिटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजेंस, ये पैथोजेंस को पास करने नहीं देता है, इसका कारण डिजीज रेजिस्टेंस पैदा होता है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट सेल, सेल के ग्रोथ में सेल वॉल का रोल होता है। जब कोई
सेल, किसी सेल में सोल्यूट का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें इंडोस्मोसिस होता है, वाटर इंटर करता है, तो सेल टर्जिड हो जाता है, उसमें टर्गर प्रेशर डेवलप करता है, और उस टर्गर प्रेशर के कारण सेल वॉल में स्ट्रेचिंग होती है, इरिवर्सिबल स्ट्रेचिंग, जिसके कारण सेल का ग्रोथ होता है, सेल का साइज बढ़ता है। ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं सेलुलोज, चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल में सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है सेलुलोज का। सेलुलोज के अलावा पेक्टिक सब्सटेंसेज होते हैं, हेमी सेलुलोजेज होते हैं, लिग्निन होता है, किसी किसी सेल में सुबेरिन होता है, जैसे पढ़े होंगे एनाटॉमी तो इंडोडर्मिस के सेल्स में सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, या कॉर्क के सेल्स में सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, और कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं इंक्लूडिंग एंजाइम्स। ये सब कंपोनेंट्स हो गए सेल वॉल के। सेलुलोज हो गया, पेक्टिक सब्सटेंसेज हो गए, हेमी सेलुलोजेज हो गए, लिग्निन हो गया, सुबेरिन हो गया, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। इनमें जो सेलुलोज है वो मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ अर्थ। अर्थ पे यदि सबसे ज्यादा अमाउंट में किसी प्रोडक्ट पाया जाता है तो है सेलुलोज। और सेलुलोज स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है, ब्रांच्ड नहीं है, स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है, जो बना होता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का, जो आपस में लिंक्ड होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट पॉलीसैकेराइड चेन, स्ट्रेट पॉलीसैकेराइड चेन है, ब्रांच नहीं है। जैसे स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होते हैं, तो एमाइलोज स्ट्रेट चेन है और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन होता है। लेकिन सेलुलोज स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है, जो बना होता है बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज सब यूनिट्स का, और आपस में लिंक्ड होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। About 100 cellulose chains constitute one micelle. करीब 100 सेलुलोज के चेन्स एक बनाते हैं मीसेल, और मीसेल सेल वॉल का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट माना जाता है। और अबाउट 20 मीसेल्स फॉर्म टुगेदर द माइक्रोफाइब्रिल। 20 मीसेल्स मिलकर बनाते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। ये जो माइक्रोफाइब्रिल है उसमें करीब 2000 सेलुलोज चेन्स होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल में 2000 सेलुलोज फाइब्रिल्स। और जो सेलुलोज है वो इनर्ट होता है। अब इसको हाइड्रोलाइज करना है, इसको तोड़ना है ग्लूकोज में, इसको ट्रीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, HCl से, या सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यदि सेलुलोज को तोड़ना है तो सेलुलोज को तोड़ा जा सकता है कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड and NaOH, sodium hydroxide. The cell wall consists of microfibrillar network of cellulose lying in a gel-like matrix of some proteins, pectic substances, hemicelluloses and lignin. जो सेल वॉल है वो बना होता है माइक्रोफाइब्रिल्स का, और जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं इम्बेडेड होते हैं जेल लाइक मैट्रिक्स में,
और ये जो जेल लाइक मैट्रिक्स है, इसमें पेक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं, हेमीसेलुलोजेज होते हैं, लिग्निन होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इनका जेल लाइक मैट्रिक्स होता है और उसी में एम्बेडेड होते हैं सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स। जैसे छत की कास्टिंग देखे होगे ढलाते हुए, तो उसमें लोहे का रॉड बांधा जाता है और उसके बाद उसमें सीमेंट, छर्री, बालू पानी में मिलाकर और डाल दिया जाता है। तो जो लोहे का रॉड सब है वो उसको समझ लो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं जो एम्बेडेड हैं जेल लाइक मैट्रिक्स, जैसे सीमेंट है, बालू है, छर्री है, ये सब। उसी तरह से सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स एम्बेडेड होते हैं जेल लाइक मैट्रिक्स में, और जो मैट्रिक्स होता है उसमें हेमीसेलुलोजेज होते हैं, लिग्निन होता है, पेक्टिक सब्सटेंसेज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब पेक्टिक कंपाउंड्स, तो पेक्टिक कंपाउंड्स में एक होता है पेक्टिक एसिड। पेक्टिक एसिड भी अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है, अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड चेन which is made up of D-galacturonic acid residues. D-galacturonic acid, गैलेक्टोज का डेरिवेटिव है गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड, लिंक्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। सेलुलोज में जो बॉन्ड्स बनते हैं ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में, वो बॉन्ड बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और पेक्टिक सब्सटेंसेज में जो डी गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड रेसिड्यूज हैं उनके बीच में बॉन्ड बनता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, और ये वाटर में सोल्यूबल होता है पेक्टिक एसिड। दूसरा पेक्टिक कंपाउंड में है पेक्टिन। ये पेक्टिक एसिड का सॉल्ट होता है जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, जैसे कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट। तो पेक्टिक एसिड सॉल्ट बनाता है मैग्नीशियम के साथ या कैल्शियम के साथ, उसी को कहते हैं पेक्टिन कहते हैं, और ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। तो पेक्टिन इज इनसोल्यूबल सॉल्ट ऑफ पेक्टिक एसिड लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। प्रोटोपेक्टिन, ये भी पेक्टिक कंपाउंड है। ये पेक्टिन जैसा होता है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट पेक्टिन से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हेमीसेलुलोजेस। इसमें कई तरह के पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं हेमीसेलुलोजेस में, जैसे जाइलेंस। जाइलेंस हो गया, जाइलोज का पॉलीमर होता है। अरेबंस, अरेबोज का पॉलीमर होता है। गैलेक्टन्स, गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है। तो ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हेमीसेलुलोजेज हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं। हम लोग पढ़े थे दो तरह के पॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, सेलुलोज है, ये सब होमोपॉलीसैकेराइड है। या इन्युलिन पढ़े थे, ये सब होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। लेकिन ये जो हेमीसेलुलोजेज हैं ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। और लिग्निन, अब देखो जो अभी तक पढ़े हो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिक कंपाउंड्स, ये सब पॉलीसैकेराइड्स हैं और ये सब कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स। लेकिन जो लिग्निन है ये भी पॉलीमर है लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर नहीं, नॉन कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है। जैसे कॉनिफेराइल अल्कोहल, सिनापाइल अल्कोहल, पीकोमेराइल अल्कोहल, इनका पॉलीमर होता है। तो लिग्निन इज
non carbohydrate polymer of compounds like coniferyl alcohol, p-coumaryl alcohol and synapyl alcohol. And lignin is second in abundance to cellulose. सबसे ज्यादा अमाउंट अर्थ पे पाया जाता है सेलुलोज का, और सेलुलोज के बाद दूसरे नंबर पे होता है लिग्निन। ठीक है, बोलो। समझे? यस सर। लेयर्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल 3 लेयर्स का बना होता है। एक होता है मिडिल लैमेला, ये सेल वॉल का आउटर मोस्ट लेयर। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मिडिल लैमेला, इसमें 3 लेयर्स हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो मिडिल लैमेला ऐसे लगता है कि 2 के बीच में होगा, तो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बीच में होना चाहिए था मिडिल लैमेला, लेकिन मिडिल लैमेला आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल का। ये सेल वॉल के 2 लेयर्स के बीच में नहीं पाया जाता है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इसको मिडिल लैमेला क्यों कहते हैं? तो जब कोई सेल डिवाइड करता है और सेल वॉल बनता है तो सबसे पहले बनता है मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला दोनों सेल्स उसको शेयर करते हैं। सेल के बीचों बीच बन जाता है मिडिल लैमेला। तो 2 डॉटर सेल्स बने, दोनों डॉटर सेल्स मिडिल लैमेला को शेयर करते हैं, और उसके बाद मिडिल लैमेला के ऊपर दोनों तरफ प्राइमरी वॉल बन जाता है। उसके बाद बनता है सेकेंडरी वॉल। तो सबसे बाहर में हो गया मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल, और तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो it is the outermost layer of cell wall. It is made up of pectic substances, mainly calcium pectate. मिडिल लैमेला बना होता है पेक्टिक सब्सटेंसेस का, खास करके कैल्शियम पेक्टेट का, कुछ अमाउंट मैग्नीशियम पेक्टेट का भी होता है। It is viscous, jelly-like substance and acts as cementing material between the primary walls of adjacent cells. ये विस्कस होता है, जेली लाइक होता है, और 2 सेल्स के बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम करता है। जैसे 2 ईंट को जोड़ा जाता है तो सीमेंट यूज किया जाता है, तो उसी तरह से सीमेंटिंग लेयर का मतलब जोड़ने वाले लेयर के रूप में होता है। और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ क्या होगा? प्राइमरी वॉल होगा। तो 2 अगल बगल के सेल्स के प्राइमरी वॉल्स के बीच में पाया जाता है मिडिल लैमेला। फिर कह रहे हैं कि सेल जब डिवाइड करता है तो सबसे पहले लेयर बनता है मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ डिपोजिशन होता है प्राइमरी वॉल का। तो 2 सेल्स के प्राइमरी वॉल्स के बीच में मिडिल लैमेला है, तो दोनों सेल्स को जोड़ने का काम करता है, सीमेंटिंग लेयर का काम करता है। अब है प्राइमरी वॉल lies next to the inside surface of the middle lamella and outside surface of the plasma membrane. सेल डिवाइड किया, सबसे पहले बना मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला के बाद बना प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल बन रहा है मिडिल लैमेला के इनसाइड सरफेस पे, और उसके बाद है सेल वॉल, तो सेल वॉल के आउटसाइड सरफेस पे। It lies next to the middle lamella. It lies next to inside surface of the middle lamella. मिडिल लैमेला बना, मिडिल लैमेला के दोनों तरफ प्राइमरी वॉल। तो हर सेल का, मिडिल लैमेला तो कॉमन है 2 सेल्स के बीच में, और प्राइमरी वॉल हर सेल का। तो मिडिल लैमेला के इनसाइड सरफेस पे, और उसके बाद है सेल
उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड सरफेस को, it lies next to the inside surface of the middle lamella and outside surface of the plasma membrane. बोलो, इस पॉइंट को समझ रहे हो? बोलो। समझे इसको? Yes, sir. और यदि नहीं समझे हो तो क्लास में टोकना। After cell division, each daughter cell, क्या? Repeat करिए sir. After cell division, each daughter cell deposits primary wall at the middle lamella. सेल डिवीजन के बाद सबसे पहले बार बार बोल रहे हैं कि बनता है मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ बन जाता है प्राइमरी वॉल. इट इज लोकेटेड बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स. ये गलत लिखाया हुआ है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स नहीं, इसको कर दो सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स. प्राइमरी वॉल्स के बीच में प्राइमरी वॉल तो है ही. इट इज लोकेटेड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स. प्राइमरी वॉल्स को काट कर दो सेल मेम्ब्रेन्स. दो सेल्स के सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में पाया जाता है प्राइमरी वॉल. यदि मिडिल लैमेला को इग्नोर कर दें तो इट इज 1 to 3 μm इन थिकनेस. इसका थिकनेस होता है 1 μm to 3 μm. इट इज कंपोज्ड ऑफ लूज नेटवर्क ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज. ये बना होता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का, जो जिसका लूज नेटवर्क होता है, पेक्टिन का और हेमिसेलुलोज का. ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को जो अटैच होते हैं प्रोटीन्स के साथ, आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो प्राइमरी वॉल बना होता है सेलुलोज का, पेक्टिन का और हेमिसेलुलोज का. जनरली बना होता है सेलुलोज का. कुछ अमाउंट ग्लाइकोप्रोटीन्स का भी होता है. मेनी सेल्स इन प्लांट्स कंटेन ओनली प्राइमरी वॉल्स. ऐसे सेल वॉल में 3 लेयर्स हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. तो बहुत ऐसे सेल्स हैं जिनके सेल वॉल में सेकेंडरी वॉल नहीं पाया जाता है. बहुत कम ही ऐसे सेल्स हैं, खास करके डेड सेल्स होते हैं जिनके सेल वॉल पे जिसके सेल वॉल में सेकेंडरी वॉल पाया जाता है. तो जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है वो बना हो उसका सेल वॉल, जिसमें सेकेंडरी वॉल नहीं पाया जाता है सेल वॉल में, उसमें प्राइमरी वॉल ही रहेगा. तो मेनी सेल्स इन प्लांट्स कंटेन ओनली प्राइमरी वॉल. जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल रहेगा सेलुलोज का, या पैरेन्काइमा के सेल्स हैं. जनरली पैरेन्काइमा के भी सेल्स हैं, लेकिन वही एस्केन्काइमा के सेल्स हैं. उसमें प्राइमरी वॉल के बाहर में सेकेंडरी वॉल होगा लिग्निन का बना हुआ. या ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, उनके सेल वॉल में लिग्निन पाया जाता है, तो लिग्निन सेकेंडरी वॉल के रूप में पाया जाता है. ये बहुत ऐसे सेल्स हैं, खास करके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, पैरेन्काइमा है. पैरेन्काइमा में कहीं कहीं पे पेक्टिन का डिपोजिशन भी हो जाता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और पैरेन्काइमेटस सेल्स में सेल वॉल में सिर्फ पाया जाता है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल नहीं. मिडिल लैमेला तो होना ही है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल नहीं होता है. Enlargement of cell is characterized by irreversible stretching of primary wall. This causes breaking of linkages between wall components and lengthening of the wall.
ये जो अभी बताए, इस प्लांट सेल का जो साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ता है, सेल वॉल की स्ट्रेचिंग होती है। और सेल वॉल की स्ट्रेचिंग कैसे होती है? तो अभी बताया कि सोल्यूट का अमाउंट यदि सेल में बढ़ जाता है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसमें वाटर इंटर करेगा, इंडोस्मोसिस होगा, तो टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, और टर्गर प्रेशर बढ़ने के कारण सेल वॉल में स्ट्रेचिंग होती है, और स्ट्रेचिंग इरिवर्सिबल होती है। तो इरिवर्सिबल स्ट्रेचिंग कैसे होती है? तो सेल वॉल की जब स्ट्रेचिंग होती है तो सेल वॉल जिन कंपोनेंट्स का बना हुआ है, उन कंपोनेंट्स के बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और बॉन्ड्स के टूटने से गैप्स बन जाते हैं, और उन गैप्स में न्यू सेल वॉल कंपोनेंट्स का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण एक बार जब सेल वॉल में स्ट्रेचिंग हो गई तो फिर यदि सेल का टर्गर प्रेशर घट भी जाएगा तो भी वो रिवर्ट नहीं होगा, रिवर्ट बैक नहीं होगा। वो जितनी स्ट्रेचिंग हो चुकी है उतना स्ट्रेस रह जाएगा, इसलिए सेल का साइज हमेशा के लिए बढ़ जाता है। जब सेल का साइज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा तो क्या कहेंगे? सेल का ग्रोथ हुआ। ठीक है, बोलो। यस सर। सेकेंडरी वॉल, तो सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन किस पर होगा? प्राइमरी वॉल पे। सबसे पहले मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के दोनों तरफ बाहर में प्राइमरी वॉल, और यदि सेल में सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होना है तो प्राइमरी वॉल के ऊपर सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होगा। तो it is laid down on the primary wall when the cell has enlarged to its mature size. सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन प्राइमरी वॉल पे तब होता है जब सेल डिफरेंशिएट कर जाता है, मैच्योर कर जाता है, डिवीजन के पावर को लूज कर देता है, और उसमें जितना इनलार्जमेंट होना था सेल का उतना इनलार्जमेंट हो चुका, क्योंकि जब तक सेल वॉल में प्राइमरी वॉल रहेगा सिर्फ, तब तक सेल वॉल इलास्टिक होता है, लेकिन जब सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन हो जाता है तो इन इलास्टिक हो जाता है, उसका साइज बढ़ता नहीं। जब सेल का साइज जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया है, उसके बाद ही सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होता है प्राइमरी वॉल पे, और उसके बाद सेल का साइज बढ़ता नहीं। सेल डिवीजन के पावर को लूज कर देता है, मैच्योर कर जाता है, एक परमानेंट शेप एक्वायर कर लेता है, एक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है, मतलब सेल डिफरेंशिएट कर जाता है। तो सेकेंडरी वॉल पाया जाता है डिफरेंशिएटेड सेल्स, जो सेल्स डिवीजन का पावर लूज कर चुके हैं, उन्हीं सेल्स में पाया जाता है सेकेंडरी वॉल। इट इज 5 to 10 μm इन थिकनेस, इसका थिकनेस होता है 5 to 10 μm। इट कॉजेज द इंटायर वॉल टू बिकम इनइलास्टिक, इसके कारण पूरा का पूरा जो सेल वॉल है इनइलास्टिक हो जाता है। इट इज फाउंड ओनली इन सर्टेन मैच्योर एंड हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जनरली डेड। जो सेल्स डिफरेंशिएटेड हैं, मैच्योर हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, और खास करके डेड सेल्स में पाया जाता है सेकेंडरी वॉल। जैसे ट्रैकिड्स में पढ़े हुए लिग्निन का डिपोजिशन होता है, वेसल्स में भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है। स्कैनकाइमा दो टाइप्स के हैं, फाइबर्स एंड स्केलेरेट्स, उनमें ठीक है। अब प्लाज्मोडेस्माटा, ये कहीं ना कहीं पढ़े होंगे प्लाज्मोडेस्माटा। दो अगल बगल के सेल्स हैं, दोनों सेल्स के बीच में जो कॉमन सेल वॉल है उससे कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास करते हैं, इसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा दोनों सेल्स के बीच में मैटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स और चैनल्स which traverse between adjacent cells. These are found as aggregates in the areas of cell wall
pit fields, they help in exchange between adjacent cells. दो adjacent cells के बीच में जो common cell wall है वो कहीं कहीं पे thin रहता है, उसको pit field कहते हैं, और उसी pit field से thinner area से thinner region से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स या चैनल्स पास करते हैं जिनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, और इनसे दो सेल्स के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। अब देखो सेल वॉल हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का मेनली, लेकिन वेरिएशन मिलता है एल्गी में। जैसे सेल वॉल इन एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसी किसी में हेमी सेलुलोज, किसी में एल्जीनिक एसिड, फ्यूसनिक एसिड, पेक्टिन, पॉलीयूरोनिक एसिड, सिलिका, यहाँ पे वेरिएशन मिलता है। और फंजाई के सेल में जो सेल वॉल होता है बना होता है काइटिन का, और काइटिन भी क्या है, पॉलीसैकेराइड है जो पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का। दूसरा एक पॉइंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सेलुलोज सिंथेसिस। सेलुलोज का सिंथेसिस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। Glycoside transferases synthesized in the endoplasmic reticulum are transferred to Golgi complex and from there to plasma membranes where they become active in the synthesis of microfibrils. जो एक एंजाइम है ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज, ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज, इस एंजाइम का सिंथेसिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वहां से चला जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और वहां पर जाकर एक्टिव होता है और वहीं पे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का सिंथेसिस होता है। एक है सेल कोट और ग्लाइकोकैलिक्स। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर एनिमल सेल्स में पाया जाता है सेल कोट जो सीमेंट लाइक मटेरियल होता है। मोस्ट एनिमल सेल्स आर सराउंडेड बाय ए सेल कोट ऑफ सीमेंट लाइक मटेरियल। सेल कोट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोलिपिड्स लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं, या पॉलीसैकेराइड, तीन तरह के सब्सटेंसेस का बना होता है सेल कोट। सेल कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड इज इन्वॉल्व्ड इन मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्स। एक तो सेल को प्रोटेक्शन देता है और दूसरा एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करता है, और जब सेल्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं तभी इंटरैक्ट करके टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। तो molecular recognition between cells contain enzymes and antigens and is fundamental in the association of cells in a tissue. तो प्लांट सेल घिरा रहता है सेल वॉल से, एनिमल सेल सेल वॉल से घिरा हुआ नहीं रहता है, एक घिरा रहता है सेल कोट से। बोलो हो गया? Yes. तो क्या करें अब? लास्ट हो रहा है, फिर भेजें कि छोड़ दें? ठीक है भेज दीजिए। कौन बोल रही हो? खुशबू? जी जी खुशबू रानी। ये फिर भेजने में 9-10 मिनट का समय लग जाता है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। ठीक है सर, कोई बात नहीं। देखेंगे अगले क्लास, कोशिश करेंगे। इधर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है।